हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अभिज्ञान, अब आई हूं मैं। नाउ आई वुड बी ऑडिबल। मानवी, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लास। रोहित, क्या इशू हो रहा है? व्हाट इज द गाइडेंस दैट यू रिक्वायर? प्लीज लेट मी नो। गुड आफ्टरनून वैभवी, गुड आफ्टरनून क्रिश, गुड आफ्टरनून अभिज्ञान, दिव्यान, सबको हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? रोहित, कौन सा गाइडेंस सेशन चाहिए? प्लीज लेट मी नो एक बार। स्टार्ट करें? थैंक यू दिव्यांग। हेलो श्वेता, हाय करीना। करीना, आपकी तबीयत कैसी है? बिकॉज यू वर नॉट गुड। अभिज्ञान, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। बस आई जस्ट हैव आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई थ्रोट। थोड़ा वोकल कॉर्ड्स में थोड़ा ड्राइनेस है, ओवर स्ट्रेचिंग है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी आएगी। अदरवाइज आई एम परफेक्टली फाइन। यस केन, इट इज ऑल्सो इनफ फॉर NSCB स्टेज 1, है ना, हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी 100%, बट यस, इट विल बी सॉर्टेड। ठीक है, चलो। सो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टीथ। ठीक है, तो टीथ के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। दैट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माउथ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बकल कैविटी, 3 components of the buccal cavity, that is tongue, palate and teeth. So इस पार्ट को डिस्कस करने के बाद now we will move on to a very important part, that is the glands that are associated with our buccal cavity. ठीक है, it's 27 November. ठीक है, so glands associated with buccal cavity. So the main glands that are associated with the buccal cavity are salivary glands. So we have 3 major pairs of salivary glands. हमारी buccal cavity के साथ 3 major pair of salivary glands associated है. Apart from these major salivary glands, we definitely have certain minor salivary glands also. ठीक है, हाँ पढ़ा दिया। क्रिश, गुड इवनिंग। NSCB के लिए कैम्बल, 1 बुक ऑल सॉल्यूशंस फॉर बायोलॉजी, दैट इज कैम्बल। NSCB के लिए कैम्बल फॉलो करना है। ठीक है, बट कैम्बल रीड करने से पहले एक बार बेस बनाने के लिए NCERT को रीड करना इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। मैम, स्कूल मैनेज नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूल में टाइम नहीं मिल रहा है, वर्क स्कूल वाला हैवी वर्क। हाँ, दिस इशू दिव्यान हैज ऑल्सो डिस्कस्ड विद मी कि स्कूल के साथ NSC-JS की पढ़ाई करना डिफिकल्ट हो रहा है। स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी है। एक बार यू नीड टू स्पीक टू योर स्कूल कि अगर वो आपको नवंबर के मंथ तक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो, सो दैट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर द स्कूल एज वेल, राइट? सो यू नीड टू स्पीक टू द स्कूल मैनेजमेंट एक बार कि अगर वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं, नहीं देते हैं, तो फिर अपन इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस कैन आई नो योर नेम? सो द ग्लैंड्स आर parotid gland, submandibular, which is also called as submaxillary. Then we have sublingual gland. These are the major salivary glands. Now ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ सलाइवा. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सलाइवा. इसके बारे में अपन बात डिटेल में करेंगे, बट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेजर. दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड.
सो ग्लैंड्स जो है बेसिकली दो टाइप के हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती, ये अपने सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करते हैं। इसके अंदर मेजर टाइप जो ग्लैंड्स आते हैं वो आपके हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर डक्ट ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट प्रेजेंट है, ये अपना सिक्रीशन प्रॉपर डक्ट के अंदर डालती हैं और ये डक्ट उसको उसके टारगेट एरिया तक लेकर जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं दे आर ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यस, डक्ट का मतलब दिव्यांग, डक्ट का मतलब ट्यूब्स, ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। तो सपोज दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड एक डक्ट के साथ एसोसिएटेड है और ये डक्ट सिक्रीशन को लेकर जाएगा आपकी बक्कल कैविटी तक। क्लियर है दिव्यांग? क्लियर है? अभिज्ञान क्लियर? माई लेक्चर्स प्लस ट्रूमेन से हो जाएगा, ठीक है। ट्रूमेन से हो जाएगा, अगर आपके पास ट्रूमेन है तो आप आराम से उसे पढ़ सकते हो, आराम से हो जाएगा। आई एम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। बात बहुत टाइम बाद आए हो आप क्लास में। रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हो पार्थ? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ we'll talk of each gland. Parotid, submandibular and sublingual. This is important. ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डक्ट का नाम, लोकेशन, फंक्शन। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टेंसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो डक्ट है दैट इज वॉटन्स डक्ट। सब लिंगुअल की जो डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ रिविनस। In some books you will also find it as Bartholin's duct. Okay, so these names of the ducts are quite important. ठीक, ये नाम आपको पता होने चाहिए। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट स्टेंसन्स है, सब मैंडिबुलर की वॉटन्स है एंड सबलिंगुअल की डक्ट जो है डक्ट ऑफ रिविनस और इट इज ऑल्सो नोन एज बार्थोलिन्स डक्ट। ठीक, पैरोटिड की जो लोकेशन है इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर, मतलब यहां पर कान के आगे जस्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पर आपके पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सब मैंडिबुलर इज प्रेजेंट एट द एंगल ऑफ जॉज। सबलिंगुअल इज प्रेजेंट बिलो द टंग। एक और खास बात, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं, ये सारे ग्लैंड्स कैसे हैं? पेयर्ड हैं, ये सारे पेयर्ड हैं। सो ये दो दो इन नंबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट अप टिल हियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन? पैरोटिड ग्लैंड जो है इट प्रोड्यूसेस सलाइवा और उस सलाइवा में एंजाइम भी प्रेजेंट है। सब मैंडिबुलर सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सब लिंगुअल भी सिर्फ और सिर्फ सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए मैं यही मेंशन कर रही हूं। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, वॉटन्स इज द लार्जेस्ट डक्ट। ठीक है, स्टेंसन्स, वॉटन्स और बार्थोलिन्स को अगर कंपेयर करें तो जो वॉटन्स डक्ट है वो सबसे बड़ी डक्ट है। सबसे छोटे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सबलिंगुअल है।
ठीक है, एक और चीज यहीं पर मेंशन करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर एक बहुत कॉमन वायरल इंफेक्शन हो जाता है एंड द नेम ऑफ द वायरल इंफेक्शन इज मम्स. सो दिस इज द वायरल इंफेक्शन that infects the parotid gland and that is called as mumps. So ये आपका एक चार्ट है जिसमें सारी डक्ट है, लोकेशन है और उनके फंक्शन है. किसके नीचे रोहित, किसके नीचे चेक कर लिखना है, मुझे पता नहीं चल रहा. अच्छा, फ्रंट ऑफ ईयर, फ्रंट ऑफ ईयर स्लाइटली बिलो इट, ठीक है, कान के आगे बट थोड़ा सा उससे नीचे की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, चीक एरिया में प्रेजेंट होता है ये, बिलो द ईयर, स्लाइटली बिलो द ईयर. ठीक, नो नो नो, दे ऑल आर पेयर्ड, दे ऑल आर पेयर्ड. वन पेयर ऑफ पैरोटिड, वन पेयर ऑफ सब मैंडिबुलर, वन पेयर ऑफ सब लिंगुअल, सब पेयर्ड हैं ये. ठीक है, among salivary, among salivary Divyan. Okay, noted everybody. Noted. चले आगे, we'll talk of composition of saliva and then we'll talk of function of saliva. Noted. Okay, 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 okay. Can meantime the students are writing, you just let me know your name. Abhigyan, any doubt? Abhigyan, any doubt? Manvi, Vaibhavi? Okay, great. चले, composition of saliva. So saliva, yes Divyan, 99.5% of saliva is water. ठीक है, so basically saliva is made up of what? Saliva is made up of mainly water. 100% में से 99.5% सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, रिमेनिंग 5% में प्रेजेंट है एंजाइम, इसमें प्रेजेंट है म्यूकस. ठीक है, इसमें प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, इसमें प्रेजेंट है लाइजोजाइम और इसमें प्रेजेंट है थायोसाइनेट. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा. इट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 99.5% वाटर. रिमेनिंग 5% में जो सॉलिड कंपोनेंट प्रेजेंट है. सी, सलाइवा जो है वो लिक्विड है बट ऐसा वाटरी फ्लूइड जैसा नहीं है, ये स्लाइटली स्टिकी सा, स्लाइमी सा एक लिक्विड है. राइट, तो ये कंप्लीटली 100% वाटर नहीं हो सकता, बट यस, bulk of the saliva, major composition of saliva is water. और 0.5% में it has enzyme, it has mucus, it has different types of ions, it has lysozyme, it has thiocyanate, and in very minor quantity it also consists of urea, uric acid, and very important, it consists of an antibody that is IgA. ये important है, इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ द एंटीबॉडी इज IgA. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है सारी चीजें? एब्सोल्युटली क्लियर. लाइजोजाइम और थायोसाइनेट जो है ये दोनों एंटीबैक्टीरियल है. ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली किल करने का काम करते हैं. सो दे आर बेसिकली एंटी बैक्टीरियल. ठीक है, लिख दूं यहां पर, दे किल बैक्टीरिया. चोट लग जाती है तो सबसे पहले अपन फिंगर को, है ना, फिंगर पे चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, तो सबसे पहले आप उसको मुंह में लेकर जाते हो. क्यों मुंह में लेकर जाते हैं? ये रिफ्लेक्स क्यों आता है? क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर
एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली लाइसोजाइम और थायोसाइनेट उसे इंपार्ट करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। सलाइवा करता क्या है इसको डिस्कस करेंगे। The secretion of saliva is controlled by cranial nerves. अब cranial nerves क्या होती हैं? हमारा जो सलाइवा का सिक्रीशन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, जिनका ओरिजिनेशन ब्रेन है। वेराज स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जिनका ओरिजिनेशन स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, सो क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 इन नंबर होती हैं। दे आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सो उन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से 7th एंड 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं हमारी बॉडी में, उसमें से 7th और 9th क्रेनियल नर्व जो है वो सलाइवा के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती हैं। 7th क्रेनियल नर्व का नाम है फेशियल और 9th क्रेनियल नर्व का नाम है ग्लोसोफैरिंजियल। ठीक है, ठीक, क्लियर है ये बात यहां तक? एब्सोल्युटली क्लियर? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? चलो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सलाइवा। दिव्यांग के डाउट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है इट कॉन्स्टेंटली क्लीन्स द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी को कॉन्स्टेंटली क्लीन करता रहता है क्योंकि ये वाटरी सिक्रीशन हमारी बक्कल कैविटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारी बक्कल कैविटी को क्लीन रखेगा, पहला। दूसरा, इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ड्यू टू लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक, इट लुब्रिकेट्स द फूड। ये फूड को क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। जब फूड सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उसको स्वॉलो करना इजी होता है। आप इमेजिन करो कि अगर आपके मुंह में प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा नहीं हो रहा है तो फूड को स्वॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो फूड है वो एकदम ड्राई कंसिस्टेंसी का होगा तो उसको आप स्वॉलो नहीं कर पाओगे। तो ये फूड को लुब्रिकेट करता है, मेक्स इट इजी टू स्वॉलो। ठीक है, स्वॉलो करने में आसानी बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो सलाइवा का है दैट इट फंक्शंस ऑन स्टार्च। ये स्टार्च के ऊपर काम करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है इनटू डाइसैकेराइड। स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है इनटू डाइसैकेराइड। आई विल टेक अनदर स्लाइड एंड एक्सप्लेन इट। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है दैट फंक्शंस ऑन कुक्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट दिस कुक्ड स्टार्च इनटू अ डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड का नाम है यहां पर माल्टोज। और ये पॉसिबल होता है ड्यू टू एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज काम करता है pH 6.7 6.8। अब यहां पर मेरी बात समझना स्टार्ट करो। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है,
ठीक है। हाँ, अभिज्ञान अपन नर्वस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन जो है, उस ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, उन नर्व्स को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, दोज नर्व्स आर कॉल्ड एज, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है दे आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। सो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, अलग अलग काम करती हैं। सबके नाम अपन डेफिनेटली धीरे धीरे कर याद रखेंगे। अभी आप दो नाम याद रख लो, 7th क्रेनियल नर्व और 9th क्रेनियल नर्व। 7th क्रेनियल नर्व का नाम है फेशियल और 9th क्रेनियल नर्व का नाम है ग्लॉसोफैरिंजियल। ठीक, लुब्रिकेट वाला पार्ट, सलाइवा थोड़ा सा स्टिकी होता है, कंप्लीट वाटरी नहीं होता, तो वो फूड को क्या करेगा, लुब्रिकेट कर देगा, इजी टू स्वॉलो करा देगा। ठीक है, ठीक है, स्वॉलो करने में इजी हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सलाइवा का, ठीक, ध्यान से समझो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो कि एक सलाइवरी ग्लैंड है, वो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। इट इज प्रोड्यूसिंग digestive enzyme and the name of the digestive enzyme is salivary amylase। बच्चों एक चीज याद रखना, किसी भी वर्ड के पीछे अगर ये ASE एज वर्ड लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है, एज वर्ड का मतलब होता है कि हम किसी ना किसी एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, और उसमें भी स्पेसिफिकली ये प्रोड्यूस हो रहा है पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक, अमाइलेज वर्ड कहीं पर भी आ जाए बायोलॉजी में, कहीं पर भी अगर अमाइलेज वर्ड का यूज हो रहा है, आंख बंद करके मेरी बात याद रखना, आपके मन से ही आवाज आनी चाहिए कि अमाइलेज वर्ड का मतलब होता है इट इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में एक मेजर रोल प्ले करेगा। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सुव्रत, मुझे समझ नहीं आ रहा सुव्रत, यू नीड टू टेल मी योर डाउट अगेन। एंड यस, इट इज लेस एसिडिक, इट इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स न्यूट्रल। ठीक, अब एक चीज बिल्कुल डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझने के लिए एक मूल मंत्र बता रही हूं आज, इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना। मूल मंत्र ये है कि जो पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, लिखना छोड़ो, मेरी बात पे ध्यान लगाओ, ठीक है, जितना भी डाइजेशन हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होगा वो 100% एंजाइम्स की मदद से होगा। ठीक है, बिना एंजाइम्स के आप डाइजेशन के प्रोसेस को कर ही नहीं पाओगे। अग्री करते हो? एंजाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि हाईली टेम्परेचर स्पेसिफिक है और हाईली पीएच स्पेसिफिक है। टेम्परेचर स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। स्पेसिफिक पीएच का मतलब है दे आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच। ईच एंजाइम विल फंक्शन ईदर एट एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच और बेसिक पीएच। अगर आपने उनके पीएच को चेंज कर दिया तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा। सेम कंसेप्ट आप मिल्क बॉइलिंग पर लगाओ। व्हाई डू यू बॉयल मिल्क एंड व्हाई आर यू नॉट हीटिंग मिल्क? क्यों नहीं आप उसे हीट कर रहे हो? आप उसका एक प्रॉपर बॉईल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप बॉईल जब मिल्क को करते हो तो आप मिल्क को उस टेम्परेचर पर लेकर जा रहे हो, उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, आप उनके एंजाइम्स को खत्म कर देते हो। एक टेम्परेचर के बियॉन्ड बैक्टीरिया के एंजाइम्स काम नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए बार बार बोल रही हूं कि एंजाइम्स जो हैं वो हाईली टेम्परेचर स्पेसिफिक है, हाईली पीएच स्पेसिफिक है। अब अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रही हूं तो ह्यूमन बॉडी के केस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है ना, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड है। फॉरगेट अबाउट एक्सट्रीम फीवर वाली सिचुएशन में 104-105 डिग्री बुखार के बारे में बात नहीं कर रही हूं। एक आइडियल सिचुएशन लेकर चले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्रीज पर फिक्स्ड है, तो उस टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम सही तरीके से काम करेंगे। बट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पीएच क्रिएट किया जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम
सिर्फ और सिर्फ उस एग्जैक्ट पीएच पर ही काम करेंगे। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका काम करने का पीएच है 6.7 to 6.8 विच इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स न्यूट्रल, या फिर आप बोल सकते हो इट इज स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम एसिडिटी यहां पर प्रेजेंट है। उस राइट पीएच पर ये सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। दैट इज द ओनली रीजन इट इज एडवाइज कि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज वाटर ड्रिंक करने से आप इस पीएच को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात करते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट में ये कुक्ड स्टार्च के ऊपर काम करता है, ये अनकुक्ड स्टार्च के ऊपर काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुक्ड स्टार्च के ऊपर काम करेगा और सिर्फ इसका पार्शियल डाइजेशन करेगा। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि फुल डाइजेशन तब होगा जब पूरा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, बट स्टार्च अगर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पॉलीसैकेराइड से आप डाइसैकेराइड यूनिट पर अगर आ रहे हो, तो इस डाइजेशन को आप पार्शियल डाइजेशन बोलोगे। इट इज नॉट कंप्लीट डाइजेशन। सो salivary amylase is an enzyme which functions on cooked starch, helps in the partial digestion of starch and converts it to maltose. यहां तक सारी बात जो भी मैंने समझाई, क्या वो अक्षरक्ष आपको क्लियर है? इसमें अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। यहां पर ये सिर्फ फंक्शन बता रही हूं मैं, पूरा डाइजेशन का प्रोसेस अपन एक साथ लेंगे तो वहां पर डिफरेंट पार्ट्स में कैसे कैसे डाइजेशन होगा वो मैं आपको क्लियरली समझाती चली जाऊंगी। क्लियर एंड नोटेड? ओके अभिज्ञान, वेरी गुड। डन? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फेरिंग्स। फेरिंग्स में हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ये वो जगह है जहां से फूड भी पास होगा और जहां से एयर भी पास होगी। सो इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। यस मानवी, यही होता है। Salivary amylase functions at this pH. ठीक? Now this pharynx is divided into 3 parts. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx pharynx का वो पार्ट है which is connected to the nasal cavity. ये nasal cavity से connected pharynx है। oropharynx buccal cavity से connected pharynx है। laryngopharynx is connected to the larynx. इसका डायग्राम है, मैं लास्ट में जब क्लास एंड करूंगी तब दिखा दूंगी, ठीक है? सो pharynx जो है, अगर जब अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज पढ़ेंगे तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर जब नेजल कैविटी से नीचे की तरफ जाती है, सो इट क्रॉसेस फेरिंग्स। खाना जब आप swallow करते हो देन ऑल्सो इट क्रॉसेस फेरिंग्स। लैरिंग्स वाला पार्ट जो है, जो वोकल कॉर्ड्स जहां पर प्रेजेंट है, वो भी फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैरिंजोफेरिंग्स। सो नेजोफेरिंग्स इज कनेक्टेड विद द नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स इज कनेक्टेड विद द बक्कल कैविटी एंड लैरिंजोफेरिंग्स इज कनेक्टेड विद योर लैरिंग्स। अब यहां पर एक खास बात नोट करेंगे, नेजोफेरिंग्स जो होता है, इट कंटेन्स द ओपनिंग ऑफ अ ट्यूब विच इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब। देयर इज अ ट्यूब विच इज कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब, और ये यूस्टेशियन ट्यूब कहां से आती है? मिडिल एयर से, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेशर। ठीक है, हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट। तो जो मिडिल पार्ट है वहां से एक ट्यूब आती है
and that tube opens into our nasopharynx and that tube is called as eustachian tube. और ये यूस्टेशियन ट्यूब हमारे बॉडी के प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, वेरी गुड. दिव्यान आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक, नाउ मूविंग फर्दर. नाउ बिकॉज हम बक्कल कैविटी वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं. सो नाउ द फूड फ्रॉम द pharynx goes down and now it will meet what? It will meet the esophagus. अब esophagus is also called as food pipe. अब खाना जब pharynx से नीचे गया तो उसको दो ट्यूब्स मिलती हैं, खाने को दो रास्ते मिलते हैं. ठीक, एक रास्ता और उसके पीछे दूसरा रास्ता. ठीक, तो एक ट्यूब आगे की तरफ प्रेजेंट होती है और एक ट्यूब पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है. वन ट्यूब इज प्रेजेंट वेंट्रली, मतलब आगे सामने, और डोर्सली. डोर्सली इज उसके जस्ट पीछे. देखो, इज दिस विजिबल टू यू? तो खाना जब नीचे गया तो उसको दो ट्यूब्स मिलती हैं इस तरीके से. ठीक है, ऐसे ये ट्यूब आगे की तरफ प्रेजेंट है और ये ट्यूब उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट है. सो वन ट्यूब इज प्रेजेंट वेंट्रली एंड द अदर ट्यूब इज प्रेजेंट डोर्सली. तो वेंट्रल मतलब आगे, ठीक है, और डोर्सल मतलब उसके जस्ट पीछे. ठीक है, द ट्यूब विच इज प्रेजेंट वेंट्रली इज नोन एज trachea, which is also called as windpipe. The tube which is present dorsally is called as esophagus, also called as food pipe. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? Is it clear? Is it clear? Yes, very good. ठीक, अब मेरी बात अगर आपने पिछले लेक्चर्स की ध्यान से सुनी है तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे. मैंने लास्ट लेक्चर्स में कहा था आवर बॉडी इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट द फूड विल नॉट एंटर इनटू आवर रेस्पिरेटरी पाथवे. हमारी बॉडी ही इस तरीके से डिजाइंड है कि हमारा फूड जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में जाता ही नहीं है. सबसे पहले पैलेट था जिसने बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट किया. फिर हमारे पास यूवुला था, वेलम पैलेटाई, जिसने इंटरनल लेयर्स को बंद किया. नाउ वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. ठीक है, एपिग्लॉटिस इज व्हाट? एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द एंट्री ऑफ द ट्यूब. होता क्या है, दो ट्यूब्स हैं, है ना, आगे पीछे. अब एक ट्यूब में एयर जाती है और एक ट्यूब में खाना जाता है. अब खाना हमारी विंड पाइप के अंदर एंटर ना हो, इसके लिए हमारी विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. जब भी हम फूड स्वॉलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस हमारी ग्लॉटिस को बंद कर देता है. तो फूड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है and it enters into our esophagus. ये हमारी फूड पाइप के अंदर एंटर कर जाता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैं इसके नोट्स लिख दूंगी, बट क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? फैरिंग्स से जैसे ही फूड नीचे की तरफ जाता है तो उसको दो ट्यूब्स देखने के लिए मिलती हैं. एक ट्यूब वेंट्रल होती है, एक ट्यूब डोर्सल होती है. द ट्यूब विच इज वेंट्रली सिचुएटेड इज कॉल्ड एज विंड पाइप और ट्रेकिया. The opening of the windpipe is called as glottis and the opening of the food pipe is called as gullet. अब ये जो glottis है
it is guarded by a flap like structure, and the flap like structure is called as epiglottis. So whenever you are swallowing food, the epiglottis will close the glottis so that the food enters only into the food pipe और the esophagus, वो आपकी विंड पाइप में जाए ही ना. इसीलिए आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाते वक्त आप बोलोगे तो आपका एपिग्लॉटिस खुल जाएगा and there are chances that the food might enter into the windpipe. यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? सबको मैं नोट्स लिख देती हूं इसके. It is guarded by a flap shaped structure called as epiglottis. The opening of esophagus is called as गलेट. ठीक है? नहीं, एपिग्लॉटिस इज द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि ओपनिंग को गार्ड कर रहा है. दिव्यांग, ठीक है? वैभवी, आई हैव रिटन. During food swallowing, the epiglottis covers glottis, so food does not enter into the windpipe. क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नोट्स हो गए सबके? नोट्स हो गए? नोटेड. ओके अभिज्ञान, वेरी गुड, वेरी गुड. वेयर इज केन? रोहित क्लियर है, वेरी गुड. दिवाली इन द चैट बॉक्स. चले आगे. ओके. Esophagus is a long tube. The length depends on the length of the neck. The length of the esophagus depends on the length of the neck. तो जिसकी गर्दन लंबी उसकी ईसोफेगस लंबी. तो सबसे लंबी ईसोफेगस किसकी है? जिराफ की है. ठीक है? इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करेंगे. ईसोफेगस does not consist of any digestive glands.
so no digestion of food, so no digestion of food, so no digestion of food takes place here. यहां पर फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ठीक। और यहां से फूड पास होकर कहां एंटर करता है, into the next and one of the most important part of the alimentary canal, that is the widest part of the alimentary canal, and that is the stomach. यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, एनी डाउट अप टिल हियर? चले आगे। ओके चलो, एक बार मैं स्लाइड्स चेक कर लूं। डू वी हैव इनफ स्लाइड्स और आई नीड टू ऐड? चलो, स्टमक। widest part of the alimentary canal। अब यहां ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे बाद में, पहले मेरी बात समझेंगे। इधर देखो, सो दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है। दिस ईसोफेगस opens into the stomach like this. The esophagus opens into the stomach like this, yes or no? Now, this part of the esophagus is in connection with stomach. ध्यान से देखो इधर, and this part of the stomach here will connect to the duodenum. ठीक, सो फूड यहां से एंटर होगा और इस पार्ट से एग्जिट होगा। सो इस एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, and the name of the structure is orifice. The name of the structure is orifice. This orifice basically regulates the entry. It basically regulates the entry and exit of food. ये एक ऐसा इलास्टिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड धीरे धीरे ईसोफेगस से स्टमक में आता है और धीरे धीरे स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एंड वॉमिट को कंट्रोल करने के लिए भी ये ओरिफिस प्रेजेंट होते हैं। जब तक ओरिफिस नहीं खुलेंगे वॉमिट नहीं आएगी, ठीक। सो हमारे स्टमक में बेसिकली दो ओरिफिस प्रेजेंट है जो कि एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को चेक कर रहे हैं। वन ओरिफिस इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, and one orifice is present at the junction of stomach and small intestine. क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाय अवनी। ओके अवनी, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? कोई डाउट है? सो दिस ओरिफिस इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस एंड दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस एंड दिस इज कॉल्ड एज पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक। अब ये जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को बेसिकली रेगुलेट करवा रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर। यहां पर स्फिंक्टर लिख दीजिए, 1 सेकेंड।
ओके, मैं वापस से समझाती हूं, एक बार मैं वापस से समझाती हूं। ईसोफेगस आपके हार्ट, ईसोफेगस आपके स्टमक से कनेक्टेड है, स्टमक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। तो वो जंक्शन जहां पर ईसोफेगस स्टमक से कनेक्टेड है, जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं, दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज कार्डियक ओरिफिस। एंड उस ओरिफिस के ऊपर एक इलास्टिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि फूड की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है। कार्डियक ओरिफिस पे जो स्फिंक्टर है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। पाइलोरिक ओरिफिस पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ आई कॉल्ड स्फिंक्टर एज एन ओरिफिस। ठीक है, क्लियर है? तो ओरिफिस जो है वो जंक्शन है और वहां पर जो इलास्टिक बैंड लाइक टिश्यू प्रेजेंट है जो कि फूड की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर। सो कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, यस, नो, ओरिफिस इज द जंक्शन। व्हाट will control everything entry and exit is called as sphincter. sphincter सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। ठीक है, क्लियर है? स्फिंक्टर ही एक इलास्टिक बैंड लाइक टिश्यू है जो कि एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है। ठीक, ओरिफिस इज द जंक्शन। ओरिफिस इज ठीक है, क्लियर है? नाउ the stomach is basically divided into 4 parts. This is the first part, second part, first, second, third and the fourth. So stomach is divided into 4 पार्ट्स। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो वहां 3 पार्ट्स है, बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे, ठीक है, अब तो ये चैप्टर हट गया, फिर भी रिवाइज एनसीईआरटी जो लास्ट ईयर की थी उसमें आप देखोगे तो वहां 4 पार्ट्स कंसिडर करे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक। इसीलिए इस जंक्शन को कार्डियक ओरिफिस बोलते हैं। और यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द फंडस, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द फंडस। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी, so this is basically the body of stomach, and the fourth part is called as pylorus। तो इस पार्ट को क्योंकि पाइलोरस बोलते हैं तो यहां पर जो ओरिफिस है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक ओरिफिस एंड द स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, so these are the major 4 parts of the stomach. क्लियर? दिव्यांग क्लियर है? ओरिफिस और स्फिंक्टर का डिफरेंस सबको क्लियर है? ठीक है, मैं एक्चुअली स्फिंक्टर की जगह गलती से ओरिफिस बोल गई, पर क्लियर है? थैंक यू अभिज्ञान। क्लियर? बल्ब जला दीजिए अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो। नाउ डिफरेंट ग्लैंड्स, ओके, ग्लैंड से पहले एक और चीज देखो। ग्लैंड से पहले एक और चीज देखेंगे। द स्टमक इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। स्टमक जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से इनक्लोज्ड है विच इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। किसी भी पेरिटोनियम के ऊपर
अगर फैट या लिम्फ डक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, फैट प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, तो उस टाइप ऑफ पेरिटोनियम को, दैट पेरिटोनियम इज कॉल्ड एज ओमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं? उस पेरिटोनियम को हम ओमेंटम बोलते हैं। इट इज द कवरिंग ऑफ स्टमक। पेरिटोनियम इज द कवरिंग ऑफ स्टमक। बट किसी भी पेरिटोनियम के ऊपर अगर फैट प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओमेंटम। यहां तक बात समझ में आ गई? फैट टिश्यू या फिर लिम्फ टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो उस पेरिटोनियम को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। ठीक, यहां तक कोई डाउट समझ में आ गया? क्रिश, श्वेता, नव्या, सबको क्लियर है? अब यहां देखो, ये लेफ्ट ओमेंटम है और ये राइट ओमेंटम है। ये लेफ्ट ओमेंटम है, दिस लेफ्ट ओमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर ओमेंटम, whereas this right omentum is called as lesser omentum. इसको lesser omentum क्यों कहते हैं? Because of the difference in the curvature. लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक का कर्वेचर जो है वो बड़ा है, whereas राइट साइड का जो कर्वेचर है वो छोटा है। इसीलिए लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्रेटर ओमेंटम एंड राइट इज नोन एज लेसर ओमेंटम। पेरिटोनियम समझ में आ गया क्रिश, है ना? आउटर कवरिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। अगर उस पेरिटोनियम के ऊपर, हमारी बॉडी की बहुत सारी लाइनिंग पेरिटोनियम से बनी हुई है, अगर उस पेरिटोनियम के ऊपर फैट टिश्यू और लिम्फ टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो उस पेरिटोनियम को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ओमेंटम। उस पेरिटोनियम को हम ओमेंटम बोलते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर सबको? सबको आगे चले, ग्लैंड्स के बारे में पढ़े। नहीं मानवी, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। ठीक है, मैंने ठीक लिखा है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ लिख सकते हो आप, ओमेंटम की जगह पेरिटोनियम भी लिखोगे तो भी वो करेक्ट है, गलत नहीं होएगा। दैट इज राइट। ठीक है, ठीक है। आप हार्ट भी जब बनाओगे ना, वेन एवर यू विल ड्रॉ अ ह्यूमन हार्ट, सी हियर, जब भी आप ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ करोगे, सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड ऑलवेज, है ना? तो आपके से ऑपोजिट चलेगा तो वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। ओके, चलो नाउ वील टॉक ऑफ gastric glands that are present in stomach. ठीक है, gastric glands that are present in stomach. So the first type of gastric gland that is present in the stomach is known as mucus glands. ये mucus glands क्या produce करेंगे? Mucus, and it will protect the lining of stomach. It will protect the lining of stomach from harmful action of HCl. ठीक है, दिव्यान इधर देखो, ऐसे। सो दिस इज माई राइट, दिस इज माई लेफ्ट, ऑपोजिट चलेगा। आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आपकी जो साइड होगी उससे ऑपोजिट चलेगा। हार्ट के केस में सबसे अच्छा समझ में आता है,
So this side would be right and this side would be left. क्रिश, गैस्ट्रिक वर्ड एक ऐसा वर्ड है विच इज एसोसिएटेड विद योर स्टमक. ठीक है, गैस्ट्रिक वर्ड जो है वो आप अपने स्टमक के साथ एसोसिएट करोगे. जैसे कार्डियक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में हार्ट आता है, वैसे ही नेफ्रॉन सुनते ही आपके दिमाग में किडनी आती है. हिपैटिक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में लिवर आता है, वैसे ही गैस्ट्रिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद स्टमक. ठीक है, ठीक है. So mucus glands, it will produce mucus. ठीक, so it will basically produce mucus and it will protect the lining of stomach from the harmful actions of HCl. ठीक, दूसरे टाइप के ग्लैंड्स जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं. एंड द नेम ऑफ द ग्लैंड्स आर ऑक्सिनेटिक ग्लैंड्स और पैराइटल सेल्स. ठीक, these ऑक्सिनेटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स will produce two things, HCl, and they will produce intrinsic factor of Castle. ये दो चीजें प्रोड्यूस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है. पैराइटल सेल्स और ऑक्सिनेटिक सेल्स, they are present in the gastric glands and they will produce two things, hydrochloric acid and it will produce intrinsic factor of Castle. ठीक, intrinsic factor of Castle helps in the absorption of vitamin B12. ठीक है, विटामिन B12 आप सब जानते हो. तो बेसिकली ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है, ये विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट मेक्स द पीएच हाईली एसिडिक. ये हाइड्रोक्लोरिक जो है ये पीएच को हाईली एसिडिक बना देता है. अराउंड 2 to 3 पीएच, या फिर एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में 1.8 पीएच है, तो हाईली एसिडिक बना देता है ये HCl. दैट मीन्स स्टमक के अंदर जो भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होगा, ठीक है, क्या हो गया मानवी? हाँ बेटा, ये दोनों अलग हैं, बिल्कुल. सो जो भी एंजाइम्स स्टमक में काम करेंगे वो कौन से पीएच पर काम करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच के ऊपर ही काम करेंगे. क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, HCl विल मेक द पीएच हाईली एसिडिक. अब क्विकली यहां पर नोट्स बना लो. मानवी मैं लास्ट स्लाइड कर दूंगी, 2 मिनट ठहरो. फंक्शंस ऑफ HCl. HCl क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले इट विल एक्टिवेट द एंजाइम्स, makes pH acidic, kills microorganism, softens the food particles. क्योंकि एसिड है तो फूड को क्या करेगा? और ज्यादा सॉफ्ट कर देगा. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा रिवीजन करवाऊं वसीम? करा दूंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी. मानवी यहां से कॉपी करना स्टार्ट करो. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है हमारी स्टमक में, उसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है म्यूकस सेल्स.
ये म्यूकस सेल्स क्या करेंगे? These mucus cells will produce mucus and it will protect the lining of the stomach from the harmful action of HCl. Parietal cells या फिर ऑक्सिनेटिक सेल्स जो है ये दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं HCl और साथ साथ में ये प्रोड्यूस करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल. इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल या इट इज हेल्पफुल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, वेयरएज HCl जो है ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये एनवायरनमेंट को एसिडिक करता है और ये सारे आपके HCl के फंक्शंस हैं. ठीक है, क्या बोल रहे हो दिव्यान? मैम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड तो फिर हमें फूड से ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों होते हैं? कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं कि HCl के लिए पॉसिबल नहीं होता उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, सो दे आर अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज. कुछ पैरासाइट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ वर्म्स हैं. एक पैरासाइट है, अगर आपने 11th NCERT पढ़ी है तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये सब पैरासाइट्स हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं. तो इनकी बॉडी अपने बाहर एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है, इतनी टफ कि HCl भी उसे डिग्रेड नहीं कर पाता. बट दिव्यान अगर आप ऐसे नॉर्मली सोचो तो वॉट एवर यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश एट ऑल. ठीक है, आवर हैंड कंटेन्स न्यूमरस जर्म्स, द प्लेट ऑन विच वी आर ईटिंग हैज न्यूमरस जर्म्स, द फूड वी आर टेकिंग, फ्रेशली कुक्ड फूड भी अगर आप ले रहे हो तो भी एयर से उसमें बहुत सारे जर्म्स एंटर हो जाते हैं. बट हर बार तो हम बीमार नहीं हो रहे हैं ना, दैट मीन्स HCl हमें बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है, यस, पानी पूरी सुप्रीमेसी है ना, कितनी बार पानी पूरी खाते हैं, है ना. द हैंड्स आर सो डर्टी, द वाटर इज आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन, फिर भी हम नॉर्मली बीमार नहीं पड़ रहे हैं. सो दिस इज द सुप्रीमेसी ऑफ HCl. ठीक है, क्लियर हो गया? यस रोहित. यस, पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल्स सेम है. पैराइटल का ही दूसरा नाम है ऑक्सिनेटिक सेल्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज चीफ सेल्स और दे आर कॉल्ड एज पेप्सिनोजेनिक सेल्स. ठीक है, रोहित को क्लियर? लेट मी हैव वाटर. क्रिश को समझ में आ गया? ये सारे नाम एक ही हैं. ये प्रोड्यूस करते हैं दो चीजें. वन इज पेप्सिनोजिन एंड द अदर इज प्रोरेनिन. ठीक है, मानवी बेटा मुझे लगा कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम क्या HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर अलग अलग है, तो मैंने बोला अलग अलग है. बट अगर आप इसके बारे में बोल रहे हो तो ये एक ही है. ठीक है मानवी, माय बैड. ये सब एक ही नाम है. चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल, जाइमोजिन, ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजिन और ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोरेनिन. ठीक, क्लियर? अब देखो इधर ध्यान से. पेप्सिनोजिन जो है एक एंजाइम है और ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है. इस पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट किया जाता है इनटू पेप्सिन और ये कौन करता है? HCl करता है. तो पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना पेप्सिन में इज द फंक्शन ऑफ HCl और ये पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक, सिमिलरली प्रोरेनिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है. प्रोरेनिन को कन्वर्ट किया जाता है रेनिन में बाय द एक्शन ऑफ HCl और ये रेनिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है,
वसीम, दिस इज द क्लास फॉर NSE-JS, ठीक है। यस अभिज्ञान, कसीन, कसीन, पैराकेसिनेट, ये सारी चीजें अपन डाइजेशन में लेंगे, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, ठीक। क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस there are one more type of cells that are present in the gastric cells which are called as enteroendocrine cells. They are called as enteroendocrine cells, ठीक है। मतलब म्यूकस सेल्स, आपके पैराइटल सेल्स, आपके चीफ सेल्स, इन सबके अलावा भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ माइनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। They are called as enteroendocrine cells. Wasim, this is digestion and absorption of food. ठीक है। So these enteroendocrine cells are responsible for दी हॉर्मोनल एक्शन। इसका फंक्शन माइनर है, सो इसको अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेल्स के नाम लिखवा दूंगी। इफ यू वांट आई कैन राइट द नेम्स, सो यू डायरेक्टली हैव टू लर्न देम। अगर आप अग्री करते हो तो मैं लिख दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बता दो, लिखूं या नहीं? हाँ दिव्यान, दिव्यान वो हेल्प करेगा। बेसिकली मिल्क का जब डाइजेशन होता है तो मिल्क की कर्डलिंग होती है, दूध फटता है। तो चीज बनाने के लिए या कर्ड बनाने के लिए भी आप दूध को पहले फाड़ते हो, कर्डलिंग करते हो। तो बेसिकली रेनिन जो है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क करेगा और उसमें से प्रोटीन पार्ट को सेपरेट करवाएगा, ठीक है। दिव्यांग कह रहा है जो मर्जी कर दो, नो नीड। नहीं, लिख देती हूं, चलो नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इट हैज जी सेल्स, it has D cells, it has EC cells. G cells जो है they produces gastrin, और gastrin जो है वो basically stimulates the secretion of HCl, ठीक है। डी सेल्स जो है दे प्रोड्यूसेस अ हार्मोन विच इज सोमैटोस्टैटिन, जिसका इनिबिटरी एक्शन होता है। ये हर चीज को इनिबिट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। कसीन बेटा प्रोटीन है, कसीन इज अ प्रोटीन। ईसी सेल्स जो है इसमें दो टाइप के सिक्रीशंस आते हैं, दो टाइप के हॉर्मोन्स हैं, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो होता है वो वेसो कंस्ट्रिक्टर है और हिस्टामिन जो है वो वेसो डायलेटर है। अब यहां ध्यान से सुनो, एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यू माइनर हॉर्मोन्स, ठीक। अब इसमें जी सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं विच इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ HCl, ठीक। ये HCl की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। आप जनरली जब सूप पीते हो है ना, तो सूप इज कंसिडर्ड एज एन एपिटाइजर, मतलब वो आपकी भूख को बढ़ाता है। तो जैसे ही आप सूप को अंदर लेते हो तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है और उस गैस्ट्रिन की वजह से HCl सिक्रीशन होता है और आपको भूख लगती है, ठीक है। डी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो है उसका हमेशा एक इनिबिटरी एक्शन होता है, वो सब चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है ईसी सेल, इनको एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स भी बोलते हैं। आप ईसी सेल से याद रखो, ईसी सेल्स दो चीज प्रोड्यूस करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो है वो वेसो कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, और हिस्टामिन जो है वो वेसो डायलेटर है, ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करेगा। तो ये पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। यस वसीम बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है?
सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू लर्न. इसके बियॉन्ड NSE-JS से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. इनफैक्ट नीट में भी इसके बियॉन्ड आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा. हाँ, डी सेल्स, यस. सूप वाला रिपीट. दिव्यांग, जब आप सूप पीते हो तो सूप इज कंसिडर्ड एज एन एपिटाइजर, है ना. एपिटाइजर का मतलब वो एक ऐसी चीज है जिसको पीने से आपकी भूख बढ़ती है, ठीक है. इसीलिए जनरली लोग बाग एक्चुअल मील से काफी टाइम पहले सूप पीते हैं, ठीक है. तो जब हम सूप पीते हैं तो ये हमारे जी सेल्स को स्टिमुलेट करता है. जी सेल्स स्टिमुलेट होकर गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं. गैस्ट्रिन से HCl का सिक्रीशन आता है और हमें भूख लगना स्टार्ट होती है. हमारी हंगर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है. ठीक, क्लियर है यहां तक? ओके, सो आई थिंक यहां पर अपन क्लास को एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास वील टॉक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हिस्टोलॉजी. इतना ही हो पाएगा, इतना ही हो पाएगा, ठीक है. क्यों? टाइम खत्म हो गया ना क्लास का. 5:30 से फिजिक्स की क्लास है, ठीक है. सो यहां पर अपन लेक्चर एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में वील टॉक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे कि वहां पर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक. आई थिंक आई विल टेक अनदर 3 more lectures टू फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर. तो यहां पर अपन खत्म कर देंगे, ठीक है. मानवी 3 लेक्चर्स और लगने चाहिए. 3 more, 3 तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना. बाय वसीम, बाय बाय एवरीबॉडी. स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करना, NCERT को रीड करना, ठीक. और जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप उसे प्लीज मेंशन करना. मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे डाउट्स पढ़ती हूँ और डाउट्स को हमेशा आंसर भी करती हूँ. टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट.